हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट। हियर स्टडी बिकम्स इजियर। सो आज हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर दिसंबर 2019 सीटेट पेपर 1। तो देखिए, मैं आपको अपने चैनल पर पेपर 1 की जो तैयारी है वो करवाने वाली हूँ, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं। हमारा जो ये सीरीज़ है उसका नाम है क्रैक सीटेट 2020। तो क्रैक सीटेट 2020 में मैंने आपको बोला था मैं आपके MCQs की आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए जो सीरीज़ है वो लेकर आऊँगी, जिसमें मैं सबसे पहले लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर की सीरीज़। इसमें हम प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, और इनको सॉल्व करते हुए आपको सारे क्वेश्चन पेपर का जो है वो आइडिया लगने वाला है, और हम अपने इस चैनल पर पेपर 1 की तैयारी शुरू करेंगे। सो हमारे पास साइकोलॉजी का पार्ट है सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर में, जो कि है दिसंबर 2019 का, और उसका है सबसे पहले हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस। तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज का कौन सा होता है? प्रीनेटल पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड या एडोलसेंस। तो फर्स्ट का है सेकंड, अर्ली चाइल्डहुड। अब हम पढ़ते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय द लॉरेंस कोलबर्ग। लॉरेंस कोलबर्ग जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने मोरल डेवलपमेंट को कौन से स्टेज को इनमें से बताया है? फर्स्ट इज लेटेंसी स्टेज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, थर्ड इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड फोर्थ इज इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी स्टेज। देखिए, जो लास्ट ऑप्शन है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी स्टेज, ये हमें पता है ये लॉरेंस कोलबर्ग ने नहीं, एरिक एरिक्सन ने बताया है। और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो भी इन्होंने नहीं बताया, वो जीन पियाजे ने बताया है। तो जो इसमें ऑप्शन बचा वो दो है, लेटेंसी स्टेज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। देखिए, लेटेंसी स्टेज भी लॉरेंस कोलबर्ग ने नहीं बताया, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन जो है सेकंड ऑप्शन, दैट इज द राइट ऑप्शन, जो लॉरेंस कोलबर्ग ने अपनी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी में बताया है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिए हों और अभी ऐसा हो कि आपको चार ऑप्शन में समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप सही ऑप्शन चूज करने की बजाय सबसे पहले उनको क्रॉस करते हुए चलें। जो ऑप्शन गलत है, आपको लगता है कि ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ऐसे क्रॉस करते करते आप सही ऑप्शन तक भी पहुंच जाएंगे। तो ये भी एक मेथड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलिए देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज़ देन गर्ल्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एक क्लासरूम डिस्कशन चल रही है जिसमें टीचर जो है वो ज़्यादा अटेंशन दे रहा है बॉयज़ को देन गर्ल्स। तो ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? जेंडर बायस, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रेलिवेंस और जेंडर कॉन्स्टेंसी। तो ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? देखिए, सीधा सा आंसर है, ये जेंडर बायसनेस का है, क्योंकि वो बॉयज़ और गर्ल्स में बायसनेस भेदभाव कर रहा है। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो होगा जेंडर बायसनेस। फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी। तो कौन सा जो है नीचे दिया हुआ स्ट्रेटजी जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी चिल्ड्रंस में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग और जेंडर रोल कन्फर्मिटी को रिड्यूस करने के लिए? फर्स्ट इज डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप्स, जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट। देखिए, इसमें मैंने पहले ही बोला था कि आप सबसे पहले एक्सक्लूड करते हुए चलें कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो देखिए, इसमें जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है कि जेंडर को सेग्रीगेट, मतलब जेंडर सेग्रीगेशन कर दें हम, बॉयज़ और गर्ल्स के जो प्ले ग्रुप्स हैं वो अलग अलग बना दें, या फिर उनका सीटिंग अरेंजमेंट अलग अलग कर दें, तो इससे तो डेफिनेटली उनमें जो स्टीरियोटाइपिंग का जो उनका या जेंडर रोल कन्फर्मिटी है वो रिड्यूस नहीं होगा, बल्कि और ज़्यादा एक्सटेंड और ज़्यादा इफेक्टिव वे से वो चीज़ अप्लाई होने लगेगी। तो वो चीज़ तो हमें करनी नहीं है, हमें क्या करना है, हमें उस चीज़ को रिड्यूस करना है। तो या क्या हो सकता है? एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, नो, जेंडर स्पेसिफिक रोल्स को अगर हम एम्फेसाइज करेंगे, उनको ज़्यादा उस पर जोर देंगे, तो फिर रिड्यूस नहीं होगी चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो हमें क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है, ना कि उसको बढ़ावा देना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, ताकि हम बच्चों के साथ जेंडर को लेकर जो पक्षपात होता है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें, उन्हें बताएं, उसके बारे में खुलकर चर्चा करें, तो वो स्टीरियोटाइप वो कम होगी। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। वैसे तो इसका जो ऑप्शन है, देखिए, वो सीधा सीधा था फर्स्ट, लेकिन मैंने आपको इसलिए ये बताया कैंसिल करते हुए कि इस तरह से हम चार ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो किस तरह पहुंच सकते हैं, बाकी के तीन ऑप्शंस को क्रॉस करके सही ऑप्शन तक भी पहुंच सकते हैं। नाउ आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज which of the following theorists, while viewing children as active seekers of knowledge, emphasize the influence of social and cultural content on their thinking। तो इनमें से कौन सा ऐसा थ्योरिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बच्चे को एज ए एक्टिव सीकर देखा है नॉलेज का, यानी कि बच्चे खुद अपनी नॉलेज को जो है वो गेन करते हैं, और उन्होंने एम्फेसाइज दिया है द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल कंटेंट को, सोशल कल्चरल कंटेंट पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है अपनी थिंकिंग में। तो हमें पता है सोशल की बात और सोशल और कल्चर कंटेंट की बात जो है वो लेव वेगोत्स्की जी ने की है। तो थ्योरिस्ट जहाँ यहाँ पर होंगे दैट इज द सेकेंड, लेव वेगोत्स्की। दिस इज द राइट ऑप्शन। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज वाइल वर्किंग ऑन अ जिगसॉ पजल 5-year-old Nazma says to herself
यानी कि 5 ईयर की जो नज़मा है वो कुछ पजल जो है उसको सॉल्व करती है, करते हुए वो खुद से बातें कर रही है और बातें करते हुए खुद से कह रही है, वेयर इज़ द ब्लू पीस, नो नॉट दिस वन, डार्कर वन दैट वुड गो हियर एंड मेक दिस शू। तो ये इस पूरे क्वेश्चन में बताया ये जा रहा है कि एक लड़की है नज़मा जो 5 साल की है, वो अपना पजल सॉल्व करते हुए खुद से ही बातें कर रही है और जो भी पीस ब्लू कलर का वो चूज़ करना चाहती है वो खुद से ही बातें करते हुए वो उस पीस को ढूंढ रही है। तो दिस काइंड ऑफ टॉक इज रेफर टू बाय vygotsky एज। तो ऐसी जो बात है, ऐसी जो टॉक है उसको vygotsky जी ने क्या कहा है, प्राइवेट स्पीच, टॉक अलाउड, स्कैफोल्डिंग, ईगोसेंट्रिक स्पीच। देखिए बच्चे अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब भी अपना काम सॉल्व कर रहे होते हैं या अपने दिमाग में कुछ सोच रहे होते हैं कोई काम करते हुए, तो वो ऐसा नहीं है कि अपने दिमाग में अंदर ही अंदर मन में सोच रहे होते हैं, वो बात जो है वो बहुत ऊंची लाउडली जो है वो बात करते हुए सोचते हैं। यानी कि जब भी वो अपने मन में कोई बात सोचते हैं साथ में वो ऊंचा ऊंचा उसको बोलते भी हैं। वो ऐसा नहीं है वो उसको मन में ही सोच लें, कि जब तक वो बात उनके कानों को, उनके मुंह से बोली गई वो बात उनके कानों को सुनाई नहीं देती तब तक वो अंतर मन में सोच नहीं सकते। तो ये चीज़ है जो इसमें एक्सप्लेन की गई है और इसको vygotsky जी ने प्राइवेट स्पीच का नाम दिया है। यानी कि वो प्राइवेट खुद से जो बात कर रहे हैं उसको कहते हैं प्राइवेट स्पीच। vygotsky जी ने इसको प्राइवेट स्पीच की टर्म दी है। Seventh is giving cues to children and offering support as and when needed is an example of। तो कभी भी किसी बच्चे को जब भी ज़रूरत हो उसको क्यूज़ देना, उसको हेल्प जो है वो प्रोवाइड करना या सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये किस चीज़ की एग्जांपल है, रीइंफोर्समेंट की, कंडीशनिंग की, मॉडलिंग की या स्कैफोल्डिंग की। तो ये साफ है ये स्कैफोल्डिंग की ही है एग्जांपल। स्कैफोल्डिंग का मतलब ही ये होता है कि जहाँ पर भी चिल्ड्रन जो है उसकी कैपेबिलिटी से बाहर कोई चीज़ आती है तो उसको सपोर्ट करना, उसको हेल्प करना काम करने में, तो दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज्ड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज बाय जीन पियाजे। तो नीचे दिए हुए जो बिहेवियर्स दिए हुए हैं वो किस उनमें से कौन सा जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को दिखाता है, और ये ऑपरेशनल स्टेज जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये किसने दी है, जीन पियाजे जी ने। जैसे जीन पियाजे के हमने 4 स्टेजेस पढ़ी हैं। सबसे पहले होती है इन्फेंसी स्टेज, देन प्री ऑपरेशनल स्टेज, देन थर्ड होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ होती है फॉर्मल स्टेज। आई होप आपको ये चारों स्टेज जो है वो याद होगी। फर्स्ट स्टेज इन्फेंसी जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं जो बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक होती है। सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज और 2 ईयर्स से लेकर 7 ईयर्स तक होती है। थर्ड इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 11 ईयर्स तक होती है। एंड फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो कि 11 ईयर्स से 18 ईयर्स तक या उसके आगे हम कहते हैं। तो ये 4 स्टेज हैं जो जीन पियाजे जी ने बताई हैं। अब जो नीचे दिए हुए 4 ऑप्शन है इनमें से बतानी है कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो शो कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज हाइपोथेटिकल डिडक्शन रीजनिंग प्रोपोजिशनल थॉट, सेकंड इज कंजर्वेशन क्लास डिडक्शन, थर्ड इज डेफर्ड इमिटेशन ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड फोर्थ इज मेक बिलीव प्ले इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। तो इनमें से जो करेक्टर्स दो करेक्टर्स हर एक ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को शो करते हैं। देखिए इसमें जो है सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कंजर्वेशन एंड क्लास इंक्लूजन। ये जो ऑप्शन है, ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो शो करते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को। 9th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पियाजे कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। फर्स्ट इज स्कीमा, सेकंड इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, थर्ड इज कंडीशनिंग एंड फोर्थ इज रीइंफोर्समेंट। तो ये तो साफ साफ है, फर्स्ट ऑप्शन इज स्कीमा। 10th इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी। असेसमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, साइनिंग रैंक टू स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन अबाउट रिलेटेड कंसेप्ट्स, लेबलिंग स्टूडेंट्स एज पर देयर स्कोर्स, मार्किंग पास और फेल इन द रिपोर्ट कार्ड्स। तो देखिए असाइनिंग रैंक, स्टूडेंट्स में रैंक तो दिए नहीं जाते हैं, ये हमारी जो असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, क्योंकि रैंक देने से उनको अलग अलग रैंक्स पर खड़ा करने से बच्चों में जो है वो इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी की भावना आ जाती है, जिससे वो एक दूसरे से अपने आप को कम आंकने लग जाते हैं। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता हमारी असेसमेंट का। थर्ड है लेबलिंग स्टूडेंट्स एज पर देयर स्कोर्स। तो स्कोर्स के अकॉर्डिंग उनको लेबल करना, किसी भी बच्चे को कोई भी तरह का लेबल देना, वो हमारी शिक्षा का जो ऑब्जेक्टिव है, असेसमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो नहीं हो सकता। फोर्थ इज मार्किंग पास और फेल इन द रिपोर्ट कार्ड। तो ये भी कोई ऑप्शन नहीं है कि किसी के रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ पास फेल करने के लिए हम उसको असेस करें। तो अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन अबाउट देयर रिलेटेड कंसेप्ट्स। तो ये समझने के लिए कि बच्चे के जो कंसेप्ट्स के रिलेटेड कहाँ पर कन्फ्यूजन है, कौन सा जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर है, इस चीज़ को समझने के लिए ज़रूर हम उसके असेसमेंट करते हैं। तो ये उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी असेसमेंट का। 11th है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। इंटेलिजेंस को लेकर कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इंटेलिजेंस इज अ फिक्स्ड एबिलिटी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली। तो इंटेलिजेंस सिर्फ बर्थ के टाइम पे ही डिटरमाइन की जा सकती है, एक फिक्स्ड एबिलिटी है। सेकंड, इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। थर्ड इज इंटेलिजेंस इज अ यूनिटरी फैक्टर एंड अ सिंगल ट्रेट।
एंड फोर्थ इज इंटेलिजेंस इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही रहेगा? तो इसमें जो ऑप्शन है वो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन है। इंटेलिजेंस किसी एक फैक्टर को लेकर या सिंगल ट्रेट को लेकर जो है वो नहीं मापी जा सकती, ना ही उसके लिए स्टैंडर्डाइज टेस्ट तो हैं, लेकिन उनमें से इसको एक्यूरेटली जो उसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो ये ऑप्शंस गलत हो चुके हैं दोनों। फर्स्ट है कि जो फिक्स्ड एबिलिटी है, नो, इंटेलिजेंस फिक्स्ड एबिलिटी नहीं है, उसको बर्थ के टाइम पर ही डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। इंटेलिजेंस जो है वो मल्टी डायमेंशनल सेट है, मल्टी डायमेंशनल यानी कि हर एक एरिया डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को मिलकर, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को मिलकर बना हुआ है, और ये कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़ का एक सेट है। उसमें एक एबिलिटी नहीं आती, उसमें कई एबिलिटीज़ आती हैं और उनका मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सेट बनता है, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। ट्वेल्थ है, रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सोल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सोल्यूशंस। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक वो शो कर रही है? ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सोल्यूशंस, वो एक ही प्रॉब्लम के कई सोल्यूशंस को सोच लेती है। विच आर ओरिजिनल सोल्यूशंस, तो वो क्रिएटिव थिंकर है, कन्वर्जेंट थिंकर है, रिजिड थिंकर है, या ईगोसेंट्रिक थिंकर है? तो कौन सा इसका ऑप्शन है जो सही होगा? बिल्कुल क्रिएटिव थिंकर है, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम के कई सोल्यूशंस, कई ओरिजिनल सोल्यूशंस को सोच सकती है, तो डेफिनेटली वो एक क्रिएटिव थिंकर है। 13 is in a situation of less participation of students belonging to a deprived group in teaching learning process, a teacher should, तो एक सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू अ डिप्राइव ग्रुप, तो उनकी पार्टिसिपेशन इतनी ज़्यादा नहीं है जो डिप्राइव ग्रुप से आते हैं, यानी कि वो कुछ ऐसे हैं जो वंचित समूह जिसे हम कहते हैं, कि जो जिनको इतनी ज़्यादा वैसा ग्रुप जिनको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं मिल पाती हैं, तो वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करते। तो टीचर को क्या करना चाहिए? आस्क द चिल्ड्रन टू विड्रॉ फ्रॉम स्कूल, तो क्या कहना चाहिए कि उन बच्चों को स्कूल से निकलवा देना चाहिए, कि ये कहना चाहिए कि उन बच्चों को जो है वो विद्यालय छोड़ देना चाहिए। सेकेंड इज एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज़। थर्ड इज लोअर हर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सच स्टूडेंट्स। एंड फोर्थ इज रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट। बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसको क्या करना चाहिए? अपनी रिफ्लेक्ट करना चाहिए ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट। अगर वो डिप्राइव ग्रुप से हैं तो ये मतलब नहीं है कि उनको स्कूल से निकलवा दिया जाए, या फिर सिचुएशन को एज इट एक्सेप्ट कर लिया जाए, या फिर उन बच्चों से वो एक्सपेक्टेशंस कम कर ले, क्योंकि हो सकता है वो डिप्राइव्ड ग्रुप से हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो उनकी माइंड, उनकी इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा अच्छा हो, ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, तो उसको अपना जो टीचर है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, उसको इन्वॉल्वमेंट कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, इसके डिफरेंट डिफरेंट वेज को फाइंड करना चाहिए। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर डैश इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी क्लासरूम जो होता है, उसमें एक टीचर को डैश इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स कैसे करना चाहिए? शुड नॉट प्रिपेयर। देखो, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान जो होता है वो होता है कि बच्चे की जो डिफरेंसेस है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उनके अकॉर्डिंग जो है उसे अपना एजुकेशन प्लान है वो तैयार करना चाहिए। तो वो पूछ रहे हैं कि शुड प्रिपेयर, शुड नॉट प्रिपेयर, उसे तैयार नहीं करना चाहिए। शुड ओकेजनली प्रिपेयर, शुड एक्टिवली प्रिपेयर, और शुड डिस्करेज द प्रेपरेशन ऑफ आईईपी। तो उसे क्या करना चाहिए? प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो उसे प्रिपेयर करना चाहिए, और वो भी एक्टिवली प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए, नहीं प्रिपेयर करना चाहिए तो रॉन्ग ऑप्शन है। और ओकेजनली क्यों प्रिपेयर करना चाहिए? हर बार प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक जो उसको लेसन है वो अच्छे से समझाना है, दूसरा जो है वो नहीं समझाना। हर लेक्चर, हर लेसन जो है उसे समझाना है, हर रोज़ उसे जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज उसे बच्चों को देनी है वो हर रोज़ सभी बच्चों को देनी है। तो ना तो वो डिस्करेज कर सकती है, सो उसे प्रिपेयर तो करना ही चाहिए, साथ में एक्टिवली प्रिपेयर करना चाहिए। सो 14 का थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। The primary characteristics of children with dyslexia includes attention deficient disorders, divergent thinking, fluency in reading, inability to read fluently, engaging in repetitive locomotor actions. तो इसका थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हमें पता है डायलेक्सिया जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, वो ज़्यादा अच्छे से फ्लुएंट से रीड नहीं कर सकते हैं, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज advocated in the Right to Education Act 2009 is based on. So first is the behavioristic principle, second is a sympathetic attitude towards the disabled, a right-based humanistic perspective, mainstreaming of the disabled by offering them primary vocational education. तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड। तो हमारी जो ये शिक्षा नीति है, इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, वो किस चीज़ पर बेस्ड है? वो बेस्ड है कि हर एक को राइट है एजुकेशन प्राप्त करने का, तो इसीलिए राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है हमारे इस एक्ट का। 17 is in the constructive framework learning is primarily based on rote memorization, centered around reinforcement, acquired through conditioning, focused on the process of meaning making. देखिए, rote memorization नहीं हो सकती, centered around reinforcement नहीं, acquired through conditioning no,
focused on the process of meaning making. Definitely this is the right option. 18th question is naive theories that children construct about various phenomenon should be ignored by the teacher, should be punished by the teacher, should be replaced by correct one through repetitive memorization, should be challenged by presenting counter evidence and examples. देखिए इग्नोर तो नहीं करना चाहिए, ना ही पनिश कर सकते हैं। उन्होंने मेमोराइजेशन जो है रिपीटिव मेमोराइजेशन इज़ नॉट द बेस्ट मेथड, तो उन्हें चैलेंज करना चाहिए प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जांपल्स, ताकि वो सही ऑप्शन तक, सही आंसर तक बच्चा खुद पहुंच सके। तो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। इज चाइल्ड सेंटर्ड पैरागोजी प्रमोट्स एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक्स, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस, रोट मेमोराइजेशन, लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन एबिलिटी। ना तो वो लेबल करता है स्टूडेंट्स को, ना तो कैटेगराइज करता है उनकी एबिलिटी के बेस पर, ना ही एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक पर है, वो टेक्स्ट बुक पर तो प्रमोट करता ही नहीं है। सेकेंड इज प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस, यस दिस इज द राइट ऑप्शन, तो ये नहीं है, और रोट मेमोराइजेशन तो हो ही नहीं सकता, सो सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। 20th इज इमोशंस एंड कोग्निशंस आर डैश ईच अदर, completely separate from, independent of, interwoven with, not related to। तो इमोशंस और कोग्निशंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरवोवन होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, इमोशंस एंड कोग्निशंस। इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिविस्ट परस्पेक्टिव? लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, learning is the process of rote memorization, learning is conditioning of behavior by repetitive association, learning is the process of construction of knowledge by active engagement। देखिए लर्निंग जो है वो मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन तो नहीं हो सकती, सो सेकंड जो है वो ऑप्शन गलत है। थर्ड जो है एक कंडीशन कर रिपीटिव एसोसिएशन के थ्रू जो लर्निंग होती है वो टेम्परेरी लर्निंग होती है, दैट इज़ नॉट अ परमानेंट लर्निंग, तो थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब रह गए फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट है इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, ये भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, दैट इज़ नॉट अ परमानेंट लर्निंग। तो फोर्थ जो है लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करना बाय एक्टिव इंगेजमेंट, किसी भी चीज़ में खुद इंगेज पार्टिसिपेट करके जब चाइल्ड है अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, दैट इज़ द लर्निंग प्रोसेस। सो फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। Presenting students with clear examples and non-examples is an effective way to encourage conceptual change, leads to confusion in the minds of students, causes gaps in their understanding of concepts, focuses on procedural knowledge rather than conceptual understanding। तो प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स जो है वो क्या है, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल इज एन इफेक्टिव वे टू एनकरेज कंसेप्चुअल चेंज। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ना तो वो कन्फ्यूजन को लीड करने के लिए होता है, ना तो कॉजेज गैप्स इन देयर अंडरस्टैंडिंग, ना ही फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज रादर देन द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये सारे ऑप्शंस जो हो गए वो गलत, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 23 रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू इंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज आइदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन अ रिवॉर्ड डिक्रीज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, would encourage children to focus on mastery rather than performance goals, decrease children's natural interest and curiosity involved in learning। तो इनमें से कौन सी चीज़ होगी? अगर हम बार बार उस बच्चे को जो है लर्निंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए कहेंगे तो इसका ऑप्शन होगा डिक्रीज चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग। तो जो उसकी खुद की जो इंटरेस्ट है, नेचुरल इंटरेस्ट या क्यूरियोसिटी होगी लर्निंग के लिए, वो जो है वो कम हो जाएगी अगर हम उसे रिपीटेडली लर्निंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए कहेंगे, और उसको जो एक्सट्रिंसिक जो है बाहर से उसको मोटिवेट करेंगे कि या तो उसको ये कहेंगे कि पनिशमेंट अवॉइड करने के लिए वो ये काम करे, या फिर कुछ अवॉर्ड जो है वो गेन करने के लिए ये काम करे, तो उसके जो खुद का नेचुरल इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। अब वो सिर्फ या तो पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए ही वो काम करेगा या फिर रिवॉर्ड को गेन करने के लिए करेगा, खुद से जो उसका इंटरेस्ट है वो खत्म होता जाएगा। 24 इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग? कॉर्पोरल पनिशमेंट, कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन, कॉन्स्टेंट कंपैरेटिव इवेल्यूशन। देखिए कॉन्स्टेंट कंपैरेटिव इवेल्यूशन इज द रॉन्ग आंसर। इसका सही ऑप्शन है कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट एंड कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन। सो सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है, इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सेकंड जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन बनता है। फिफ्थ इज हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स इन चिल्ड्रन बाय डिलीवरिंग अ लेक्चर, बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, बाय रिपीटिव मैकेनिकल ड्रिल,
बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशंस। बिल्कुल जैसे हमने हमेशा पढ़ा है कि बच्चा जब खुद पार्टिसिपेट करके अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, तभी वो जो लर्निंग होती है वो परमानेंट लर्निंग होती है और सही लर्निंग होती है। तो इसका जो आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन होगा, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। वो खुद जो है एक्सप्लोर करना करेगा जब बच्चा, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ एक टीचर को प्रोवाइड करनी चाहिए, डिस्कशंस की अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे को प्रोवाइड करनी चाहिए। सो फोर्थ इज़ द राइट ऑप्शन। 26th is a primary school teacher can encourage children to become effective problem solver by offering materialistic rewards for every small task, emphasizing only on procedural knowledge, dismissing and penalizing incorrect answers, encourage children to make intuitive guesses and then brainstorming on the same। तो देखिए इसका तो आंसर बहुत सिंपल है, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। एक टीचर को उसे अनकरेज करना चाहिए चिल्ड्रन को टू मेक इंट्यूटिव गैसेज एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द सेम, ताकि वो अपनी गैसेज पहले एक जगह पर इकट्ठे करे, उन पर सोचे और फिर उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके सही आंसर पर वो पहुंच सके। देखिए ना तो वो उसको मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड जो है वो ऑफर कर सकती है, दैट इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। एम्फोसाइज ओनली प्रोसीजरल नॉलेज, दैट इज़ नॉट अ राइट ऑप्शन, क्योंकि इससे वो प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन सकता। डिसमिसिंग एंड पेनलाइजिंग इनकरेक्ट आंसर्स, ये भी गलत है, तो राइट ऑप्शन है फोर्थ। सेवंथ इज in which of the following periods does physical growth and development occurs at a rapid pace? Infancy and early childhood and middle childhood and adolescence and adulthood। तो कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन है इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो बहुत जल्दी रेट पर, बहुत फास्ट होती है, रैपिड पेस पर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, development is influenced by both heredity and environment, development is universal and cultural contents don't influence it। तो फोर्थ ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। डेवलपमेंट जो है यूनिवर्सल नहीं होती है एंड उस पर कल्चरल कंटेंट का इन्फ्लुएंस ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये सारे ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। तो हमारा जो आंसर है वो, उसने नोट पूछा था, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में ये पूछा था कि कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट है, एक तरीके से ये पूछा था कि इन चारों में से सही कौन सा नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है, तो ऑप्शन में आप ये चूज़ करके आएंगे, फोर्थ जो है वो आप चूज़ करके आएंगे। प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज द जेनेटिक कोड रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ पेरेंट्स, द इनबोर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंट। तो जो इंडिविजुअल में वेरिएशंस होते हैं, जो डिफरेंसेस होती हैं, उसका एक प्राइमरी कॉज क्या होता है? उसका प्राइमरी कॉज होता है जो हेरिडिटी इन्वायरमेंट, दोनों का इन्फ्लुएंस होता है, दोनों का जो एक इंडिविजुअल पर जो इफेक्ट होता है उसके कारण उसमें डिफरेंसेस आते हैं। उस पर ना तो सिर्फ हेरिडिटी का इफेक्ट हो सकता है और ना ही ओनली सिर्फ इन्वायरमेंट का होता है, इन दोनों का एक साथ जो मिलकर रोल होता है, एक साथ जो इफेक्ट होता है बच्चे पर, वो वेरिएशंस लाता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल में। देखिए जेनेटिक कोज रिसीव, ये सिर्फ हेरिडिटी का पॉइंट कह रहा है, ये भी सिर्फ हेरिडिटी का ही पॉइंट को शो कर रहा है, और ये सिर्फ इन्वायरमेंटल के पॉइंट को शो कर रहा है। सो दैट वाई ये जो तीनों ऑप्शन हैं वो गलत हो जाते हैं और सिर्फ फोर्थ ऑप्शन है वो सही ऑप्शन होता है। द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी, कौन सी है? देखिए प्राइमरी तो हम सब ने पढ़ी हुई है, तो अभी सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी पर क्वेश्चन है ये। फैमिली एंड नेबरहुड, फैमिली एंड मीडिया, स्कूल एंड मीडिया, मीडिया एंड नेबरहुड। देखिए जिसमें तो फैमिली वर्ड आ रहा है तो वो तो डेफिनेटली नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता है फैमिली जो होती है वो प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी होती है। उसके बाद हमारे पास रह गया स्कूल एंड मीडिया, एंड सेकेंड इज मीडिया एंड नेबरहुड। तो इसमें कौन सा जो है वो सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी के एग्जाम्पल्स में? देखिए हमें पता है बच्चा जब फैमिली से बाहर निकलता है तो सबसे पहले वो स्कूल जाता है, तो स्कूल उसका सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट होता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा साथ में सही हो जाएगा। साथ में मीडिया जो है वो भी एक ऑप्शन होगा, क्योंकि मीडिया के थ्रू, चाहे वो कोई भी सोर्स हो मीडिया का, उसके थ्रू वो क्या करता है, अपनी इंफॉर्मेशन को, लैंग्वेज को सीखता है, इंफॉर्मेशन को गेन करता है। तो मीडिया इज आल्सो सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी, क्योंकि मीडिया का भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है एक बच्चे पर। तो ये थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने साइकोलॉजी का पार्ट किया, 30 क्वेश्चन केस साइकोलॉजी के। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी आंसर्स हमने चूज़ किए वो आंसर्स क्यों हैं, उसका रीज़न क्या है उन आंसर्स के पीछे, वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जिससे आपको जो साइकोलॉजी है उसका उसके क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते हैं वो भी आपको, उसका भी आइडिया एक लग गया होगा। तो ये था दिसंबर 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हमने सिर्फ साइकोलॉजी पार्ट सोल्व किया। ये था पेपर 1 की साइकोलॉजी पार्ट को हमने सोल्व किया है। आगे हम जो है इसके बाकी के सब्जेक्ट्स के पार्ट को सोल्व करेंगे।